नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रेसो 247। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की या फिर यूं कहें हड़प्पा सभ्यता की। तो ये दो नाम क्यों आता है, ये तीन नाम क्यों आता है, ये हम लोग बात करेंगे। सभ्यता के नाम पे जो कई सारी बातें हैं, कि कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, कई सारी बातें हैं इसमें, तो हम लोग इससे धीरे धीरे समझेंगे। तो मोटा मोटी बात यह है कि आज का वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो इसमें जो हम लोग देखेंगे क्या है कि इसमें हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसका नामकरण पे बात करेंगे, फिर उसके बाद से काल पे बात करेंगे, इसके क्षेत्र पे बात करेंगे। इसकी जो सभ्यता है तो नदी घाटी सभ्यता भी कही जाती है। नदी घाटी सभ्यता क्यों कही जाती है इसके बारे में भी समझेंगे। फिर उसके बाद आता है नगरी सभ्यता क्यों कही जाती है, उसको भी समझेंगे। उसके बाद पॉइंट आता है कि आर्थिक स्थिति कैसी है, धार्मिक स्थिति कैसी है, ठीक है, और इसकी सामाजिक स्थिति कैसी है। इन सारी चीज़ों का वर्णन करेंगे, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ देखेंगे कि प्रमुख स्थल जो है वहाँ से क्या साक्ष्य मिली है, वहाँ की क्या भूमिका है। अगर हमारे इतिहास में बोले, तो इतिहास में बोले या फिर पॉइंट ऑफ व्यू बोले, क्वेश्चन का कैसा रहता है, तो उन सारी चीज़ को समझते हुए आगे चलेंगे हम लोग। इसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे कर लिए, नाम का बात कर लिए, काल का बात कर लिए, सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति का बात कर लिए। उसके बाद प्रमुख स्थल का बात कर लिए, ठीक है, नदी घाटी सभ्यता की बात कर लिए, नगरी सभ्यता की पॉइंट की बात कर लिए। और क्या रह गया, सिक्का देख लेंगे, ठीक है, मोहरा देखेंगे, मृदभान देखेंगे, अलंकरण देखेंगे जिसको आभूषण भी कहा जाता है, ठीक है। और कई सारी ऐसी बातें हैं, उन सारी चीज़ों को इसके साथ कवर करते हुए चलेंगे और उसके साथ ही साथ इसका पतन कैसे हुआ था उसका भी वर्णन करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे एक एक टॉपिक को ले करके। तो अभी तो थोड़ा इंट्रो के साथ चलूंगा और बाकी धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि हम लोग यहाँ देखेंगे, नाम का जो बात करते हैं, नाम यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता नाम से क्यों जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम से इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि होता क्या है कि जब ये आरंभिक खुदाई की बात की जा रही थी, आरंभिक खुदाई जब हो रही थी, तो सिंधु घाटी नदी के आसपास की बात करें या फिर सिंधु घाटी की सहायक नदियां जो है उसके आसपास के क्षेत्र में ये सारी चीजें हो रही थी। तो इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया गया। अब इसी के साथ देखें कि और भी आगे चलते गए, काल काल दर काल हम लोग आगे बढ़ते गए, आज़ादी के बाद भी कई सारी, वर्तमान में भी देखा जाए तो कई सारी ऐसी स्थल है जो कि अभी भी खुदाई चल रही है, ठीक है। तो इस तरह की जो ये बातें हैं, तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी जो खुदाई चल रही है, फिर राजस्थान की जब खुदाई चल रही थी या फिर लोथल की खुदाई चल रही थी, कहीं गुजरात का भी ले ले, तो ये जो बातें चल रही थी, तो ये तो क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता से अलग है। तो फिर ये उसके साथ कैसे मतलब कंबाइन होगा कि नहीं, ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। तो इसमें थोड़ा सा एक ये थोड़ा विवाद टाइप से ये बात हो गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पुरातात्विक विभाग के जो लोग हैं, मतलब कि इतिहासकार लोग जो हैं, जो कि इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो इतिहास में क्या होता है, इस पॉइंट को पहले समझिए कि अगर किसी भी सभ्यता की बात करते हैं, किसी भी संस्कृति की बात करते हैं, तो किसी भी सभ्यता में देखें तो इसमें क्या होता है कि जिस भी पहला स्थल पे खुदाई किया गया है उस सभ्यता में, तो उसके नाम पे सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। ये भी एक प्रमाणित बातें हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि हमारा जो पहला सभ्यता, मतलब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो इसमें जो पहला स्थल खोजा गया था, खुदाई की गई थी, तो वो कौन सा था, तो हड़प्पा था, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ये ओवरऑल हड़प्पा सभ्यता की बात हो जाती है। हाँ, अब यहाँ पे प्रचलित ज्यादा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो अभी फिलहाल दोनों बातें चलती है, सिंधु घाटी सभ्यता भी और हड़प्पा सभ्यता भी। कई बातों में आप लोग सुनते होंगे कि हड़प्पा सभ्यता का नाम आ जाता है, कई बातों में सुनते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन दोनों एक ही है। इसी के साथ देखें तो कांस्य युगीन की बात कही जाती है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है। उसी के साथ देखें नगरी सभ्यता भी कही जाती है, नदी घाटी सभ्यता भी कही जाती है। तो नदी घाटी सभ्यता क्यों कही जाती है ये मैं एक बार क्लियर कर दूं। ये नदी घाटी सभ्यता इसलिए कही जाती है क्योंकि आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, वो नदी के किनारे बसा करते थे। जो भी स्थल है, जो भी क्षेत्र है, वो नदी के किनारे बसा करते थे। नदी के किनारे इसलिए क्योंकि नदी के किनारे बसने से क्या होता था कि ट्रेड में सुविधा मिलती थी। जो भी ट्रेड हुआ करते थे उसमें उसे, उस स्थल वाले को, उस स्थानीय स्थल वाले को क्या सुविधा मिलती थी। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कही जा रही है,
तो इसमें कई सारी नदियों के आसपास के क्षेत्र की बात कही गई है, तो इसलिए इसे नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं क्षेत्र विस्तार की ओर। अगर बात करें तो ये लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास की बात है कि ये इसका क्षेत्र फैला हुआ है। और यहीं पे देखें तो उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो 1400 किलोमीटर के आसपास की बात होती है। और यहीं इसको अगर देखें पूरब से पश्चिम की ओर देखते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, ये लगभग 1600 किलोमीटर की बात होती है। तो यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है। यहीं अगर देखते हैं सीमांत की बात कर लें, क्षेत्र के सीमांत की बात करते हैं तो उत्तर में अगर देखें, नॉर्थ में देखें तो क्या होता है कि मांडा, मांडा एक जगह का नाम है और उसके पास की जो नदी है, कौन सी नदी है, तो चिनाब नदी, याद रखना है। यहीं देखते हैं दक्षिण की ओर आते हैं तो दक्षिण में क्या है, दायमाबाद महाराष्ट्र में। जो कि बात करते हैं तो नदी की बात करें तो गोदावरी नदी के पास का क्षेत्र है। पूरब में देखें तो क्या होता है कि पूर्व में क्या हो जाता है कि आलमगीरपुर जो कि यूपी में है, और इसका जो नदी है, यहाँ से जो नदी गुजरती है क्या है, हिंडन नदी तक फैली हुई है। तो ये सीमांत है, सीमा अंत सीमा की बात कही जा रही है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अगर इसी के ओर देखते हैं, अगर पश्चिम की ओर देखते हैं तो पश्चिम की ओर की बात आती है तो सुतकांगे डोर, जो कि कौन सी नदी है, तो दशक नदी के पास है। ठीक है, या फिर दास नदी भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो नदी है और ये जो स्थल है, ये जो बात कही जा रही है, ये जो सीमांत है, ठीक है, मतलब इस क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण में लास्ट कहाँ तक, दायमाबाद। उत्तर में लास्ट कहाँ तक, तो मांडा तक। पूरब में कहाँ तक, तो बात कर लेते हैं आलमगीरपुर तक। और उसके बाद पश्चिम में बात करते हैं तो क्या आ जाता है, सुतकांगे डोर। क्लियर है। और यहीं पे अगर इसके साथ साथ नदी की बात कर ले तो उत्तर में क्या था, उत्तर में था चिनाब। दक्षिण में क्या है, दक्षिण में गोदावरी। पूरब में क्या है, पूरब में हिंडन है। और पश्चिम में क्या है, पश्चिम में दास्क नदी है। क्लियर है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। इसी के साथ अगर बात करते हैं इसके विस्तार की, हम लोग देख लिए कि कितने पूरब पश्चिम में कितना है, उत्तर दक्षिण में कितना है, ओवरऑल कितना है, ये सारी बातें हम लोग देख ली। और इसका जो विस्तार है लगभग त्रिभुजाकार में है। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करते हैं तो ये लगभग क्या है, त्रिभुजाकार में है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। और यहीं पे अगर हम लोग आगे समझे इस बात के, इसके विस्तार की बात करते हैं तो बहुत सारे स्थल हैं। अगर देखें तो हम लोग अगर देखते हैं तो क्या होता है कि भारत में लगभग 1000 के आसपास है इसका स्थल की बात कर ले तो। और पाकिस्तान में लगभग 500-400 मान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग टोटल मिला के बात करें तो 1500 के आसपास है। और उसमें से दो जो है अफगानिस्तान में है, तो वो दो नाम क्या है, क्योंकि अफगानिस्तान में दो ही है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सके आसानी से। तो इसमें आप लोग नाम याद रख सकते हैं, क्या नाम है, तो हमें सुरतगोई और मुंडी गाक। तो ये मंडी के नाम से भी प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, ये जो स्थल है मंडी के नाम से भी प्रसिद्ध होता है। ये ऐसा क्यों, यहाँ पे एक पहाड़ी है, बदखसा। बदखसा पहाड़ी का जो एक पत्थर होता है तो उस पत्थर से, मतलब बात करते हैं उस पत्थर का नाम क्या है कि लाजवर्द। ठीक है, लाजवर्द पत्थर की बात कही जाती है। तो इसे मतलब एग्जाम्पल लेते हैं कि स्थल का, तो लोथल की बात करते हैं। ठीक है, तो लोथल में आपको पता है मनका का कारखाना हुआ करता था। जो थोड़ा बहुत पहले पढ़े हुए उसको पता होगा कि मनका का कारखाना था लोथल में। बात करते हैं तो वो क्या करते थे, पत्थर वहां से लाते थे, उसके बाद उसको कारखाना में यूज करते थे और उसके बाद उसे सप्लाई करते थे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें देखी जा रही थी। तो वहाँ मंडी का भी कुछ अस्तित्व मिलता है। कहाँ पे, तो हम लोग बात कर सकते हैं अफगानिस्तान की बात। ठीक है, तो अफगानिस्तान में दो स्थल याद रखना है क्योंकि वहाँ पे दो ही है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो थोड़ा। और पाकिस्तान में लगभग 400-500 की बात कर लेते हैं और भारत में 1000 के आसपास की बात होती है। तो हालांकि इतना सारा स्थल है लेकिन इतना पढ़ना नहीं है। दो नाम तो हम लोग याद रख लिए उधर का, और बाकी इधर का जो है, ठीक है, 16-17 नाम अच्छे से याद रखना है। और इसके साक्ष्य की बात कर लेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बहुत सारे स्थल की बात करेंगे, जैसे में मोहनजोदारो की बात कर लेंगे, हड़प्पा की बात कर लेंगे, राखी गढ़ी की बात करेंगे, धोलावीरा की बात करेंगे। यहाँ पे इसकी कैसी विकास प्रणाली थी, कैसे किस तरह का यहाँ पे सड़क प्रणाली थी, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, और बंदरगाह की बात कर लेंगे, लोथल के क्षेत्र में थी। तो ये सारी चीज़ों को एक एक करके देखते चले जाएंगे। तो ये था हमारा क्षेत्र विस्तार की बात कही गई। और इसी में अब हम लोग आगे चलते हैं, कालक्रम की बात करते हैं। तो कालक्रम अगर इसका परिपक्व मानते हैं, मतलब मेच्योर एज मानते हैं, जिसमें ये पूरी तरह से उन्नत थी, तो वो कितना माना जाता है, 2500 से 2000।
फिर उसके पहले का काल जो था वो क्या था, इसमें ग्रोथ की बात कहती है। और इसके बाद का जो काल है उसमें क्या हो जाता है, मतलब 2000 के बाद देखें तो उसमें क्या हो जाता है कि ये थोड़ा पतन की ओर आने लग जाती है। तो ये सारी बातें होती है, इसलिए परिपक्व काल जो माना जाता है, मेच्योर एज जो माना जाता है, वो कौन सा होता है, तो 2500 से 2000। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, ये काल की बात हो गई। हाँ, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, ये काल का निर्धारण होता कैसे है। मतलब किसी भी सभ्यता या फिर किसी भी काल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो ये निर्धारण होता कैसे है। तो इसके पीछे एक लॉजिक होता है, कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 14 के आधार पे हम लोग इस चीज को तय करते हैं कि क्या ये काल इतना पुराना है या फिर इतना पुराना नहीं है। ठीक है, तो कार्बन 14 को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं जब प्री हिस्टोरिक एज पढ़ रहे थे। तो मैं यहाँ दोबारा ये बताऊंगा नहीं, बस यहाँ पे मैं थोड़ा ये बता देता हूँ कि कार्बन 14 से हमें किसी भी तत्व की बात कर ले, किसी भी वस्तु की बात कर ले, तो वो पता चलता है वो कितना पुराना है, किस काल से संबंधित है, और काल का भी पता चलता है कि वो किस, जैसे सिंधु सभ्यता किस काल की है। ठीक है, तो वो सारी बातें पता चलती है कार्बन 14 से। ठीक है, इतिहासकार इस तरह से पता करते हैं। कार्बन 14 एक तकनीक है जिसके माध्यम से ये पता करते हैं कि कोई भी काल कितना पुराना है, कितना साल पुराना है। हाँ, जिस काल को निर्धारित किया जाता है हो सकता है वो 100 साल आगे पीछे हो जाए, तो वो कोई बड़ा मैटर नहीं होता है। तो इस तरह से ये निर्धारण किया जाता है। तो ये हो जाता है हमारा क्या, ये जो टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस किए ये कौन सा था, तो ये था हमारा काल निर्धारण की बात। ठीक है, सिंधु सभ्यता की काल की बात कर लिए। यहाँ पे हम लोग कांस्य युगन की बात भी कर लिए, कांस्य युगन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कांस्य धातु की बहुत सारी सामग्रियां बनाई जाती थी। जैसे मोहनजोदारो से बात करते हैं कि एक नृत्यक की मूर्ति मिली है। उसी तरह से बात करते हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें कांस्य की प्राप्त हुई है। अब कांस्य से बात करते हैं कैसे बनता है, तो तांबे और टीन को मिला करके क्या कांस्य बना दिया जाता है। तो यहीं पे अगर हम लोग देखते हैं, कांस्य युगन की बात कर लिए, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं वो भी बात कर लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या देख लिए, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहता है वो भी देख लिए। उसके साथ अगर बात करें तो एक और आता है क्या, सरस्वती घाटी सभ्यता। तो यहाँ पे इसे ये क्यों कहा जाता है सरस्वती घाटी सभ्यता, तो इसमें देखते हैं कि लगभग 1000 के आसपास का जो क्षेत्र स्थल जो हम बताएं, तो इसमें लगभग क्षेत्र जो है इसी क्षेत्र के आसपास से मिला है, सिंधु घाटी, सॉरी सरस्वती घाटी सरस्वती घाटी से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता है कि इसको भी मतलब इस नाम से भी जाना जाता है कि सरस्वती घाटी सभ्यता भी इसे माना जाता है। अब हम लोग आते हैं नगरी घाटी सभ्यता की ओर। तो नगरी घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, नगरी सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो सभ्यता है, इतने टाइम से मैं सभ्यता सभ्यता बोल रहा हूँ, ये सभ्यता एक्चुअली हम किसे मानेंगे, तो सभ्यता उस काल को कहा जाता है, या फिर सभ्यता उसे हम लोग बोलते हैं जिसमें कि उन्नत प्रणाली हो। ठीक है, मतलब उसके आर्थिक स्थिति अच्छी हो, धार्मिक स्थिति अच्छी हो, बात करें तो हाँ उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी हो, कई सारी चीजों में वो उन्नत स्तर पे जीवन यापन कर रहे हो। ठीक है, उसका जीवन स्तर जो है उन्नत हो, तो इस तरह की बात होती है। वहाँ पे इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, वहाँ पे अच्छी सड़कें हो, तो इस तरह की बातें होती है। तो उस क्षेत्र को हम लोग उन्नत बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को, तो इसलिए ये सभ्यता कहलाया। ठीक है, जैसे कि हम लोग वैदिक काल पढ़ते हैं तो वैदिक काल को हम वैदिक काल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की बातें होती है। ठीक है, हम लोग आगे अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसकी जो नगरी सभ्यता है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये नगरी सभ्यता क्यों कहलाई जाती है, तो यहाँ पे हम लोग छोटा छोटा पॉइंट को देखें। जैसे कि मोहर की बात करते हैं तो मोहर के लिए भी मोहर बनाई जाती थी। मनके की बात करते हैं तो मनके का कारखाना हुआ करता था। ठीक है, ट्रेड अच्छी खासी हुआ करती थी। कृषि की बात करते हैं तो कृषि के नाम पे अगर बात करें तो गेहूं का, चावल का, और भी कई सारे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, गेहूं यहाँ पे मुख्य है। ठीक है, गेहूं बहुत ही अलग अलग प्रकार के मिली है। अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मांसाहारी लोग भी थे, शाकाहारी लोग भी थे। ठीक है, तो ये भोजन स्तर की बात हो जाती है। मनोरंजन के तौर पर देखें तो ये लोग शतरंज तक का आविष्कार कर चुके थे, स्टेडियम बना चुके थे धोलावीरा में। तो इस तरह की कई सारी चीजें ऐसी है जिससे कि ये पता चलता है कि यहाँ का जो जीवन स्तर था वो बहुत ही उन्नत था। तो ये सारी बातें रही यहाँ पे, जिस कारण से हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो स्थिति है, ये जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ये एक उन्नत नगरीय सभ्यता थी, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ का जो सड़क प्रणाली थी वो ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। तो ये सारी बातें थी। तो हम लोग इसे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को मोटा मोटी समझने की कोशिश किए। ठीक है,
यहीं पे अगर बात को समझे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या है कि नगरीय सभ्यता में और क्या क्या। तो यहाँ पे अगर देखें तो अन्नागार पाए जाते हैं अन्न का संग्रह करने के लिए, कि अगर मान लिया जाए किसी भी तरह का आपदा आ जाता है तो उस समस्या से निवारण पाने के लिए, तो ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें अगर और भी बात करते हैं तो कई सारी बातें, जैसे धातु की बात करते हैं तो सोने से पहचान थी, ठीक है, चांदी से पहचान थी, कांसा से पहचान थी। तो ये सारी चीजें, कांसा का तो हम लोग कई सारी मूर्तियां भी देखे हैं। अगर बात करते हैं तो ये सारी चीजें मंगाई कहाँ से जाती थी, तो चांदी की बात करते हैं तो ये अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। सोने की बात कर ले तो सोना आ, कोलार कोलार से, जैसे कि आप लोग जैसे अभी बात करते हैं केजीएफ की बात करते हैं तो उसमें कोलार की ही जिक्र की गई है। तो सोना का जो डिमांड था कहाँ से था, जो सोना जो मंगवाते थे कहाँ से मंगाते थे, तो वो कोलार से मंगाते थे। चांदी कहाँ से बताएं, अफगानिस्तान से बताएं। उसके बाद अगर बात करते हैं कि चीरांद से क्या मंगाया जाता था, चीरांद भी एक स्थल था जहाँ से कुछ मंगाया जाता था, तो क्या मंगाया जाता था, टीन मंगाया जाता था। ठीक है, तो ये सारी कुछ कुछ बातें हैं, वो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात और बताए थे, एक पत्थर की बात किए थे, ठीक है, बदखसा पहाड़ी की जो पत्थर थे उसकी हम लोग बात किए थे, जो कि सुर्तगोई से बात कही गई थी। सुर्तगोई का जो स्थल था अफगानिस्तान में, वहां से बात कही गई थी। तो आप लोग इसे और बात करते हैं चांदी की, ठीक है, तो वो दोनों को साथ में याद रख सकते हैं कि अफगानिस्तान की बात कही गई है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात ध्यान में रख सकते हैं। ये चार बात हम लोग अभी बात किए कि कहाँ से क्या मंगाया जा रहा था। तो ये सारी छोटी छोटी बातें आप लोग नोट करके रख सकते हैं, आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बना के रख सकते हैं। यहीं पे अगर बात करते हैं तो इसकी जो घर बनाने की जो प्रणाली थी, मतलब जो घर बनाया करते थे तो ईंटों से बनाते थे। ठीक है, कुछ घर पत्थर के भी है, कुछ घर ईंटों से बनाए जाते थे। तो कई सारी तमाम चीजें ऐसी हैं जिसे देख करके ये सारी बातें बताई जा सकती है कि यहाँ की जो जीवन पद्धति थी वो बहुत ही उन्नत थी। तो इस बात को समझते हुए हम लोग नगरी सभ्यता को यहाँ पे ये बात कहते हैं कि ये जो सारी बातें कही जा रही है इस आधार पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये नगरी सभ्यता है। और यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर बात करते हैं हम लोग इसे, इसको अचानक से नगरी सभ्यता तो बोल नहीं दिए। क्या था कि जो भी उत्खनन की बात होती थी, जो भी खुदाई हुआ करते थे, वहां से जो सामग्रियां प्राप्त होती थी, जैसी पद्धति दिखती थी, तो उससे ये पता चल पाया कि ये जो पद्धतियां हैं, ये जो सामग्रियां हैं, ये जो इस तरह की विचारें हैं, जो आइडियोलॉजी है, तो उससे ये पता चलता है कि ये कुछ उन्नत पद्धति की सभ्यता रही होगी। तो ऐसी बातें कही जाती हैं। हम लोग यहीं पे देखें तो इसमें देख सकते हैं कि इसका जो हम लोग बात करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो क्षेत्र हम लोग बता चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि ऊपर उत्तर में बात करते हैं तो मांडा है, दक्षिण में बात करते हैं दाइमाबाद है, फिर उसका पूर्व में बात करते हैं तो क्या है, आलमगीरपुर है, फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं सुतकांगे डोर है। ठीक है, पश्चिम में। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी इतनी बड़ी क्षेत्र में, त्रिभुजाकार में, तो इसका जो ट्रेड हुआ करता था, इसका अगर ट्रेड की बात करते हैं, इसकी समकालीन जो बात करते हैं कि समकालीन सभ्यता जो थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसे सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है, मिस्र की सभ्यता की बात कर ले, ठीक है, तो ईरान की बात कर ले, तो ये सारी बातें जो है, ठीक है, ओमान की बात कर ले, तो इस इनके साथ इनका ट्रेड बहुत बेहतरीन चलता था। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखिए कि चाइना में भी एक सभ्यता थी जिसका नाम था हुंग हो वैली। ठीक है, हुंग हो वैली सभ्यता। तो यहाँ पे एक बात अगर पूछ लिया जाए कि चाइना में कोई सभ्यता था क्या इसके समकालीन, तो बिल्कुल था। उसका नाम क्या था, हुंगो वैली। ठीक है, तो ये बात आप लोग, सभ्यता जो समकालीन थे उसका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता थी, उसमें से चार दे दे। ठीक है, उसमें से एक ऑप्शन दे दे ग्रीक। ठीक है, बाकी ये इन तीन में से कोई एक दे दे। तो कौन सी सभ्यता इसके समकालीन नहीं थी, तो आप ग्रीक को आसानी से निकाल सकते हैं कि ग्रीक इसकी सभ्यता नहीं थी। क्लियर है बात? तो इस तरह की बातें कही गई। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इसके जो व्यापार का जो ट्रेड ट्रेड का जो जो भी फंक्शन था, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मोहरे की बात कही जाती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहर की बात कही गई है, तो ये चौकोर था। और वहीं अगर बात करते हैं मिसोपोटामिया की, तो वो बेलनकार थी। यहाँ पे जो बात कही जाती है इसके समकालीन की जो बात कहते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता से बनी है, तो यहाँ पे कई सारी मत आती है, देसी मत भी आती है, विदेशी मत भी आती है। जैसे मेसोपोटामिया की जो मत है कि मेसोपोटामिया से बनी है, तो वो विदेशी मत। और उसके बाद बात करते हैं कि सोथी सभ्यता, तो ये देसी मत है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं। तो हम लोग इसे धीरे धीरे समझते चलेंगे, एक एक करके समझेंगे हर एक बात को। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था आज सिंधु घाटी सभ्यता का इस वीडियो में।
आई होप आप लोग को सारी बातें क्लियर हो रही होगी कि ये किस तरह से चलने की बात हो रही है, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या बातें हुई थी। तो मैं एक छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ कि हम लोग आज क्या क्या देखे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट किए थे नाम से, नाम को समझे, क्या 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 नाम बताए थे अभी। तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद नगरी सभ्यता, उसके बाद कांस्य सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता। ठीक है, उसके बाद एक और बताया, नदी घाटी सभ्यता। तो ये 6 नाम मैंने बताया। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं, हाँ यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, ये प्रचलित कौन सा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता कुछ ज्यादा ही प्रचलित है। और अगर बात करते हैं, यहाँ पे आगे देखते हैं, तो हम लोग कालक्रम की बात कर लिए। फिर उसके बाद देखें कि काल निर्धारण कैसे होता है। तो काल निर्धारण होता है कार्बन 14 से होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखें कि इसका क्षेत्र विस्तार क्या था, क्षेत्र विस्तार भी देख लिया हम लोग। लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक की बात कही गई। फिर उधर देख लिया हम लोग 1600, फिर 1400 की बात कर लिए। ठीक है, तो इस तरह की बातें थी। तो हम लोग यहाँ पे ये बात कर चुके हैं सारी की सारी। उसके बाद हम लोग क्या देखें, नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं वो देख लिए, नगरी सभ्यता क्यों कहते हैं वो देख लिए। मनोरंजन की दृष्टि से मैं एक बात छोटा सा बता दूं, यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, उसको मैं एक बार सेपरेट कर देता हूँ कि मनोरंजन की दृष्टि से क्या था कि स्टेडियम की बात कही गई थी, मुर्गा लड़ाते थे। धोलावीरा में अगर बात करते हैं स्टेडियम की बात थी, और दूसरा क्या था कि मुर्गा लड़ाने की बात कही गई है। उसके बाद शतरंज का भी आविष्कार किए थे, तो ऑब्वियसली बात है कि शतरंज खेलते होंगे। तो और भी कई सारी बातें थी मनोरंजन के लिए। तो ये सारी पद्धति थी। हम लोग खाने की बात कर लिए, खाद्य पद्धति की बात कर लिए कि क्या क्या चीजें थी। ठीक है, और भी कई सारी बातें हम लोग साक्ष्य के आधार पे करते जाएंगे, स्थल को पकड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि साक्ष्य को देखेंगे, उसमें से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे हम लोग समझते जाएंगे, याद करते चले जाएंगे। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें आप लोग मतलब पूरी तरह से इस पे ध्यान दे करके अगर आप लोग करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। और आप लोग इसे अगर बात करते हैं, साक्ष्य की बात करते हैं, तो साक्ष्य क्लास में ही याद हो जाएगी। जैसे मैं 2-3 बार जैसे मैं बात करता हूँ, आज मैं एक एक और लाइन में बताना चाहूंगा कि एक जैसे मैंने कहा था कि सीमांत की बात किए थे अभी, तो सीमांत की बात मैंने अभी तक में 2 से 3 बार जानबूझ के रिपीट किया हूँ कि ताकि आप लोग के माइंड तक ये बात पहुंचे कि ये ऐसा कुछ था। मांडा, दायमाबाद, फिर इधर आलमगीरपुर, फिर उसके बाद सुतकांगे डोर। तो ये 4 नाम तो एटलीस्ट पता चलेगा कि ये लास्ट का पार्ट है। ठीक है, लास्ट का सबसे लास्ट बिंदु है ये। तो ये कहीं ना कहीं अगर मानते हैं कि आपको ये बात याद ना भी रहे, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन देखे तो माइंड में क्लिक होगा ही। ये बात तो है ही। ठीक है, तो इसी तरह से 2-3 बार क्लास में रिपीट होते रहेगा, तो ये सारी बातें हो जाएगी। हालांकि ये क्लास जो है इंट्रो क्लास थी। आई होप ये क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इंट्रो में भी मैंने बहुत कुछ बताया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बस हवा हवा में बात लेके गया हूँ। कई सारी चीजें अभी बाकी है। खोजकर्ता की बातें हैं, उत्खनन की बातें हैं। ठीक है, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, मोहरा सिक्का। ठीक है, तो ये सारी बातें करेंगे हम लोग। ठीक है, पतन की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक समझे। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी। और यहाँ तक जो लोग बने हुए हैं उसके लिए उन सबको धन्यवाद। और मैं चाहूँगा आप सभी लोग इस वीडियो से कंटिन्यू बने रहें, इस सीरीज से कंटिन्यू बने रहें। और मैं एक बात और छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि लूसेंट की जो बात हम लोग कर रहे थे, तो लूसेंट की सीरीज अभी कुछ टाइम रुकेगी, क्योंकि उस पर किसी भी तरह का व्यू नहीं आ रहा है, किसी भी तरह की कोई बात नहीं हो रही है। इसलिए मैं उस पर अभी रुक रहा हूँ और मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये हालांकि चल रहा था, लेकिन इस पर कुछ काम कर रहे थे, कुछ और सारी बातें थी, तो इसलिए मैं इस पर थोड़ा लेट कर दिया। हाँ, लेकिन अब ये कंटिन्यू रहेगी, इस बात से निश्चिंत रहिए। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग यहाँ आज स्टार्ट कर चुके हैं और अभी से कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक रुकने के लिए, हमारी बातों को समझने के लिए। और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।